Hey guys, welcome to Study IQ. This is Nisha Chaudhary and let's get started with today's session, that is session number 12. Today we'll be covering the present continuous tense, and before we move ahead, let's get started with yesterday's task. Last session में हमने टास्क किया था कि जो भी हमारे उस पर्टिकुलर सेशन में जितने भी हमारे सेंटेंसेस यूज़ हुए थे कि वो सारे आपको नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, यानी तीनों फॉर्म्स में करने हैं। तीनों क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से भी बनेगी और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से भी बनेंगे। तो यानी तीनों तरह से आपको कन्वर्ट करने हैं वो। तो आते हैं उसी पे एग्जाम्पल्स में देखते हैं। देखिए, माई सिस्टर इज़ हैविंग टी। अब इसको आपको नेगेटिव भी बनाना है, इसको आपको इंट्रोगेटिव भी बनाना है और इंट्रोगेटिव भी दोनों तरह से बनाना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो एक बार मैं फटाफट से इन सभी का आपको नेगेटिव बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि नेगेटिव बहुत इजी है। हमें सिर्फ इतना करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना है, बस सिर्फ इतना करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सिस्टर इज़ नॉट हैविंग टी। नेक्स्ट में आते हैं, somebody is not calling you। और हाँ देखिए, सेकंड जो एग्जाम्पल है ना, ये भी सही है, somebody is not calling you। और या फिर बेटर ये होगा कि अगर आप ये कहो nobody is calling you। ये परफेक्ट ग्रामर है, nobody is calling you, कि तुम्हें कोई नहीं बुला रहा। नेक्स्ट है they are quarreling। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, they are not quarreling, ये हो जाएगा। यहाँ पे नोट आ जाएगा, they are not quarreling। नेक्स्ट है somebody is knocking at the door। तो क्या हो जाएगा, somebody is not knocking at the door। और अगेन यहाँ पे somebody को हम नेगेटिव बना सकते हैं, कैसे, nobody लगा के। अगर आप यहाँ पे ये भी करते हो ना, that nobody is knocking at the door, that would be also correct। नेक्स्ट में आते हैं, now we are feeling cold। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, now we are not feeling cold, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। नेक्स्ट में आते हैं, I can't talk to you right now। ये तो पहले से नेगेटिव है, I can't talk to you right now। तो इसमें सिर्फ बाद वाले पार्ट में हम नेगेटिव बना सकते हैं, कैसे, I'm not driving। अब ये क्या था, I'm driving, तो क्या हो जाएगा, I'm not driving, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, your English is getting better। तो यहाँ पे नेगेटिव में क्या हो जाएगा, your English is not getting better, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए फिर से दो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, don't make a noise। ये तो पहले से नेगेटिव में है, नेक्स्ट वाले को हमें बनाना, तो क्या हो जाएगा, I'm not working here, I'm not working here, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, रजत is having a shower। तो क्या हो जाएगा, रजत is not having a shower। नेक्स्ट है, रजत इज टेकिंग अ बाथ, ये हो जाएगा। सॉरी, रजत इज नॉट टेकिंग अ बाथ, ये हो जाएगा। 10th में ये तो पहले से ही नेगेटिव में है, इट्स नॉट रेनिंग एनी मोर। तो ये थे आपके सारे नेगेटिव। चलिए, नेगेटिव तो हो गए, अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव पे। एक बार मैं इसे साफ कर लेती हूँ। साफ करने की इंग्लिश होती है रफ, ROUGH। लेट मी रफ इट फर्स्ट, ये हो जाएगा। या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, लेट मी इरेज द मैटर फर्स्ट। चलिए अब आते हैं इंट्रोगेटिव पे। तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया था, सिंपल आपको करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब उठाई और सबसे फ्रंट में जाके आपको रख देनी है वहाँ पे, बस बन गया हमारा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला इज़ को यहाँ से हटा के यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, इज़, ये हो गया। इज़ माई सिस्टर हैविंग टी। अब यहाँ पे एंड में क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। और ये तो है वन टाइप। टाइप 2, उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर दो इसके आगे, तो क्या हो जाएगा, वाई इज़ माई सिस्टर हैविंग टी, कि वो क्यों पी रही है चाय। तो ये हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल में आइए, देखिए somebody इज़ कॉलिंग यू। तो यहाँ पे इज़ को उठाइए, स्टार्टिंग में ले जाइए, ये हो जाएगा इज़ somebody calling you। क्या तुम्हें कोई आवाज़ दे रहा है, क्या तुम्हें कोई बुला रहा है,
इज समबडी कॉलिंग यू। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना है, अगेन वाई इज समबडी कॉलिंग यू, तुम्हें कोई क्यों बुला रहा है, ये हो सकता है। नेक्स्ट में आते हैं दे आर क्वेरलिंग। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए मैं यहीं पे लिख देती हूँ, देखिए ये हो जाएगा आर दे क्वेरलिंग और एंड में क्वेश्चन मार्क। लेकिन अब यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन पूछना है, देखो पहले तो हमने पूछ लिया आर दे क्वेरलिंग, कि क्या वो लड़ाई कर रहे हैं, आपको आंसर मिल गया हाँ। अब आप क्या कहोगे, वाई आर दे क्वेरलिंग, कि वो क्यों लड़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई। ये भी हो सकता है। अच्छा यहाँ पे हाउ भी आ सकता है, हाउ आर दे क्वेरलिंग, कि वो किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं, कि वो हाथापाई कर रहे हैं, वो डंडियों से कर रहे हैं, या फिर वो और वेपन लेके आ रखे हैं उनसे कर रहे हैं, तो हाउ भी आ सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट है somebody is knocking at the door। इसमें क्या हो जाएगा, is somebody knocking at the door, क्या कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है, क्या हो जाएगा is somebody knocking at the door। और यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन वर्ड लगाना चाहूँ, दैट मीन्स why is somebody knocking at the door, कि क्यों कोई नॉक कर रहा है डोर को, फिर ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आता है now we are feeling cold, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर को आगे लेके जाइए। अच्छा इसमें थोड़ा सा ना चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। देखिए ये हो जाएगा आर वी फीलिंग कॉल्ड नाउ, ये हो जाएगा आर वी फीलिंग कॉल्ड नाउ। देखो ये हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए ये जो वर्ड्स है ना, नाउ, नाउ अडेज, ये करंटली, एट द मोमेंट, ये सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि ये सेंटेंस के या तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा सकते हो या सेंटेंस के बिल्कुल एंड में आप इनको लगा सकते हो, इनको आप बीच में नहीं लगाओगे। तो इनको ट्राई करना कि हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पे ही रखना है। तो अब देखिए स्टार्टिंग में हमने लगा दिया, अच्छा मीनिंग दोनों में सेम रहेगा, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में था तो इस वजह से हम इसको अगर एंड में भी लेके जाते हैं ना, सेम मीनिंग रहेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर हम इसको स्टार्टिंग में ही रख रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, ये आर नाउ वी फीलिंग कॉल्ड, तो वो मिसमैच हो रहा है, वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर सही नहीं बन रहा है इसका। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको नाउ को एंड में ले जाएंगे, मीनिंग वही रहना है हमें पता है, स्टार्टिंग में से हटा के एंड में लेके गए इसको। अब देखिए क्या हो गया, वी आर फीलिंग कॉल्ड नाउ, वही है मीनिंग। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं इंट्रोगेटिव में, क्या हो जाएगा, आर वी फीलिंग कॉल्ड नाउ। और अगर हमें WH फैमिली लगानी है, देन व्हाई आर वी फीलिंग कॉल्ड नाउ, ये हो जाएगा कि अब क्यों हमें महसूस हो रही है ठंड। नेक्स्ट है आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, आई एम ड्राइविंग। अब यहाँ पे देखिए दो एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे दोनों को हम ना सेपरेटली कन्वर्ट करते हैं। देखिए लास्ट वाला है आई एम ड्राइविंग, तो इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, सॉरी इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एम, ये हो जाएगा एम आई ड्राइविंग, ये हो गया इसका, है ना। एम जो था उसको आगे लेके चले गए हम, एम आई ड्राइविंग। और अगर इसी तरह से मुझे क्वेश्चन वर्ड भी ऐड करना हो तो मैं ये भी कर सकती हूँ, हाउ एम आई ड्राइविंग, मैं कैसे ड्राइव कर रही हूँ, या व्हाई एम आई ड्राइविंग, ये भी बोल सकते हैं। डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में इसे बोला जा रहा है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो नेक्स्ट इसमें आते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। अब यहाँ पे क्या करें, देखो हम हेल्पिंग वर्ब्स को आगे लेके जाते हैं जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या आगे लेके जाओगे, यहाँ पे आप अलग से ही कोई वर्ब लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे आई है तो यहाँ पे एम लगाओगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। सुनो मैंने आपको बताया था ना कि जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं वो सारे हेल्पिंग वर्ब ही तो होते हैं। जितने भी मॉडल्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, तो ये सारे, और टू, ये सारे किस में आते हैं, हमारे मॉडल्स में आते हैं, और ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब इज़-एम-आर नहीं दे रखी तो क्या हो गया, यहाँ पे कैन, ये भी तो हेल्पिंग वर्ब है, दे रखी है, इसको आगे लेके जाइए, क्या हो जाएगा, ये कैन आई नॉट टॉक टू यू राइट नाउ, ये हो जाएगा। या फिर अगर आपको नेगेटिव नहीं बनाना है, आपको पॉजिटिव में ही रखना है, चलो नॉट हटा दो, ये अपोस्ट्रोफी और टी इसको हटा दिया, आप क्या बन गया, देखिए आई कैन टॉक टू यू राइट नाउ। और अगर इसी का हमें क्वेश्चन पूछना है तो क्या हो जाएगा, कैन आई टॉक टू यू राइट नाउ, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ, या क्या मैं तुमसे अभी बात कर सकती हूँ। ये हम कितना फ्रीक्वेंटली बोलते हैं ना,
कैन आई टॉक टू यू राइट नाउ, या फिर ये अगर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं अभी तुमसे कैसे बात कर सकती हूँ, कि भाई मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है, कि भाई मैं किस तरह से बात करूँ, मैं वहाँ पे आ भी नहीं सकती, तो उसमें क्या हो जाएगा, हाउ कैन आई टॉक टू यू राइट नाउ, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट में आते हैं, योर इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर। इसको हम करते हैं इंट्रोगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, इज़ को आगे ले आओ, ये हो जाएगा इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, क्या तुम्हारी इंग्लिश बेटर हो रही है, एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा देना। तो अब देखिए, एक इसको हम क्वेश्चन वर्ड से कैसे कर सकते हैं, हाउ, कि भाई कैसे हो रही है, हाउ इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, कि तुम्हारी इंग्लिश कैसे अच्छी हो रही है, ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं 8th में, तो इसमें फिर से 2 सेंटेंसेस है हमारे पास। जो नेक्स्ट वाला है, जो सेकंड वाला है, वो है हमारा कंटिन्यूअस में, तो हम इसी को करेंगे चेंज, तो क्या हो जाएगा ये, आई एम वर्किंग हेयर, कि मैं यहाँ काम करती हूँ, आई एम वर्किंग हेयर। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, एम को आगे ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, एम आई वर्किंग हेयर, क्या मैं यहाँ काम करती हूँ। और या फिर ये हो सकता है, वाई एम आई वर्किंग हेयर, कि आप अपने वर्क प्लेस पे बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगता, कि आपको बिल्कुल अपनी जॉब पसंद नहीं है, तो आप क्या कहोगे, वाई एम आई वर्किंग हेयर, कि मैं यहाँ क्यों काम कर रही हूँ, ये हो सकता है। नेक्स्ट में आते हैं, रजत इज़ हैविंग अ शावर, तो इज़ आगे आ जाएगा, इज़ रजत हैविंग अ शावर, या फिर इज़ रजत टेकिंग अ बाथ, दोनों हो सकते हैं। या फिर वाई इज़ रजत हैविंग अ शावर, या वाई इज़ रजत टेकिंग अ बाथ, ये हम बोल सकते हैं। 10th, ये देखिए, इट्स नॉट रेनिंग एनी मोर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए पहले तो है ना, इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इसे कन्वर्ट करने में इंट्रोगेटिव में, तो सबसे पहले तो क्या करो, इसको है ना आप एक्सपेंड कर लो, तो ये हो जाएगा, इट इज़ नॉट रेनिंग, आगे आपको पता है। अब आपके सामने हेल्पिंग वर्ब सामने निकल के आ गए, अब क्या करोगे, इज़ को आगे ले जाइए, ये हो जाएगा, इज़ इट नॉट रेनिंग एनी मोर, ये हो सकता है। और अगर इसका आप दूसरा WH फैमिली वाला बनाना चाहो, तो क्या हो जाएगा, वाई आप लगा सकते हो, वाई इज़ इट नॉट रेनिंग एनी मोर, कि बारिश क्यों नहीं हो रही ज़्यादा, वाई इज़ इट नॉट रेनिंग एनी मोर, ये हो सकता है। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे, आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। यहाँ पे फिर से हमें कन्वर्ट करना है, तो देखिए, नेगेटिव तो आई एम श्योर आपने सब ने कर लिया होगा। नेगेटिव में करना ही क्या है, बस इज़ के बाद में हमें नॉट लगा देना है। आवर कंट्री इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट राइजिंग वेरी फास्ट, सोनिया इज़ नॉट लर्निंग इटालियन nowadays, coastal areas are not submerging, the universe is not expanding। तो ये तो थे सारे हमारे नेगेटिव। अब आते हैं इंट्रोगेटिव पे। अब देखिए, इंट्रोगेटिव में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, इज़ को यहाँ से उठाया और आगे रख दिया, ये हो जाएगा, इज़ आवर कंट्री प्रोग्रेसिंग, कि क्या सच में हमारी कंट्री में, क्या सच में हमारे देश में विकास हो रहा है, इज़ आवर कंट्री प्रोग्रेसिंग। और या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि कैसे हो रहा है, भाई हमें भी तो दिखे कैसे हो रहा है, हाउ इज़ आवर कंट्री प्रोग्रेसिंग, ये भी आप बोल सकते हो। देखिए, इसको ना सिर्फ आप ट्रांसलेशन के वे में लेना, आप इनको लिटरल मत लेके जाना प्लीज़। चलिए सेकंड में आते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ राइजिंग वेरी फास्ट, इसको उठाइए आगे रख दीजिए, इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड राइजिंग वेरी फास्ट। यहाँ पे ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ये गड़बड़ कर जाते हैं कि देखिए, जैसे ये हो गया, इज़ तो चलो हमने स्टार्टिंग में लगा दिया, इसमें बाद वाला ले आए, लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं कि इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ राइजिंग वेरी फास्ट, अरे वो इज़ एक बार आ चुका है, वो यही वाला तो था जिसे हम आगे लेके गए हैं, तो यहाँ से तो ये हट गया ना, इसको हम दोबारा नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट बोला जाएगा, इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड राइजिंग वेरी फास्ट, ये हो जाएगा। और यहाँ पे वाई, WH फैमिली को यूज़ कर दो, वाई इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड राइजिंग वेरी फास्ट, ये हो सकता है। नेक्स्ट में आते हैं, सोनिया इज़ लर्निंग इटालियन नाउ अ डेज, इज़ आगे आ जाएगा, इज़ सोनिया लर्निंग इटालियन नाउ अ डेज, या फिर हाउ इज़ सोनिया लर्निंग इटालियन नाउ अ डेज, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट में आते हैं, कोस्टल एरियाज आर सबमर्जिंग, तो क्या हो जाएगा, आर को आगे ले जाइए, आर कोस्टल एरिया सबमर्जिंग, क्या सच में जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो डूबते जा रहे हैं। या फिर WH फैमिली को अगर आपको यूज़ करना है, वाई आर कोस्टल एरिया सबमर्जिंग, क्यों डूबते जा रहे हैं, या फिर हाउ आर कोस्टल एरिया सबमर्जिंग, कि वो कैसे डूब रहे हैं भाई, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है, इज़ द यूनिवर्स एक्सपैंडिंग,
क्या जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है? या फिर आप ये अगर ऐसे पूछना चाहो तो ये भी हो सकता है, हाउ इज़ द यूनिवर्स एक्सपैंडिंग, कि वो कैसे एक्सपैंड हो रहा है। तो ये थे नेक्स्ट 5 एग्जाम्पल्स। अब आते हैं हमारे आज के काम पे। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, कल का टास्क कर रहे थे। आई एम श्योर आपके मैक्सिमम करेक्ट होंगे, और अगर करेक्ट नहीं है तो आपको मेहनत की ज़रूरत है, आप सीरियस हो जाइए। चलिए नेक्स्ट में आते, देखिए फर्स्ट और सेकंड यानी 2 यूसेज हम प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं। आज के सेशन में थर्ड पे आते हैं हम। देखिए थिंग्स दैट आर प्लान्ड फॉर नियर फ्यूचर, इनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज़ कर सकते हैं। देखिए इससे पहले हमने ये नियर फ्यूचर कहीं पढ़ा है ना, सिंपल प्रेजेंट में हमने पढ़ा है कि देखो स्टार्टिंग से लगते हैं। देखो फ्यूचर है, यानी फ्यूचर है तो विल शैल से तो हम कर ही सकते हैं, वो तो मेथड है ही। उसके अलावा एक और तरह से हमने किया था प्रीवियस सेशंस में कि हम सिंपल प्रेजेंट से भी इसे डिनोट कर सकते हैं, है ना। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 7 टुमारो, ये हमने किया था कि कल इतने बजे जाएगी, द ट्रेन लीव्स एट 7 टुमारो, यानी हम सिंपल प्रेजेंट से भी कर सकते हैं। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी नियर फ्यूचर को शो कर सकते हैं, और ये तीनों ही तरीके सही है। विल शैल वाला भी सही है, सिंपल प्रेजेंट वाला भी सही है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला भी सही है। ये तीनों ही तरीके सही है हमारे कि हम नियर फ्यूचर को शो कर सकते हैं। जैसे देखिए राष्ट्रपति अगले सप्ताह नाइजीरिया का दौरा करने वाले हैं। अब देखिए अगले सप्ताह, फ्यूचर की बात है, नियर फ्यूचर की बात है ना। तो यहाँ पे भी आप कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ कर सकते हो। अब जल्दी से 9 के 9 एग्जाम्पल्स को आप ट्रांसलेट कर दो, और इनमें मुझे कोई भी ऐसा नहीं लग रहा वर्ड जो आप ना कर पाओ। तनख्वाह, सैलरी, ये बोलते हैं, ये हो जाएगा। चलिए वीडियो को पॉज करिए यहीं पे और करना स्टार्ट करो फटाफट से। आई होप आपने कर लिया हो। चलिए आगे चलते हैं इनके एक्सप्लेनेशन पे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, राष्ट्रपति अगले सप्ताह नाइजीरिया का दौरा करने वाले हैं। राष्ट्रपति यानी द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू, यानी करने वाले हैं, इज गोइंग टू, तो इज गोइंग यहाँ पे बन गया ना हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो क्या हो गया, द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू विजिट नाइजीरिया नेक्स्ट वीक। ये हो सकता है। एक और तरीका है, देखिए इज गोइंग टू अगर आप नहीं बोलना चाहते, अगर आप डायरेक्ट ये बोलते हो द प्रेसिडेंट इज टू विजिट नाइजीरिया नेक्स्ट वीक, दैट वुड ऑल्सो बी द करेक्ट ट्रांसलेशन। तो देखिए अब यहाँ पे सेम मीनिंग होता है इनका। देखो आप ये है ना लिख लो कहीं पे, इज गोइंग टू, और इस तरह से आप कर लो इसे, यानी इंटरचेंजेबली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन वाला जो ये है आप लगा दो सिंबल, इज गोइंग टू यानी इज टू, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे आप एक और चीज़ लिख लेना, मैं यहाँ लिख रही हूँ नीचे, आर गोइंग टू, इसे आप रिप्लेस कर सकते हो इजीली आर टू, ये आप कर सकते हो। इसी तरह से एम गोइंग टू को आप रिप्लेस कर सकते हो इजीली एम टू। इससे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे मैं ये कहूँ मुझे कल दिल्ली के लिए निकलना है, मुझे कल दिल्ली के लिए निकलना है, तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम टू गो या आई एम टू लीव फॉर दिल्ली टुमारो, है ना। तो वहाँ पे देखिए आई एम टू लीव, देखो बजाय कि मैं ये बोलूँ आई एम गोइंग टू लीव फॉर दिल्ली, वो भी सही है, लेकिन अगर और शॉर्ट फॉर्म में करना चाहो तो आप ये भी बोल सकते हो ना, आई एम टू लीव फॉर दिल्ली, ये भी आप बोल सकते हो, वो भी सही हो जाएगा। तो ये आपने आई होप लिख लिए होंगे, मैं साफ कर रही हूँ इन्हें। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं। यहाँ देखिए अगले महीने से हमारी तनख्वाह में 10% वृद्धि होने वाली है, तो क्या हो जाएगा, वी आर गेटिंग अ हाइक, हाइक बोलते हैं हम किसी चीज़ में वृद्धि को, तो राइज को हाइक कहा जाता है, फॉर्मल टर्म है ये। वी आर गेटिंग अ हाइक ऑफ 10% इन आवर सैलरीज फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे देखिए वी आर गेटिंग यानी हमारी जो हाइक है, हाइक होने वाला है, वी आर गेटिंग अ हाइक,
ये हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम कल शाम को क्या कर रही हो। तो देखिए व्हेन यू वांट टू आस्क समवन आउट, तो उस टाइम में आप क्या करते हो कि आप यही पूछते हो, है ना, कि तुम कल शाम को क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो, क्या तुम फ्री हो कल शाम को, है ना। तो ऐसे केस में हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग। अब यहाँ पे देखो टुमारो इवनिंग, कल की बात हो रही है ना, लेकिन यहाँ पे हम विल शैल की बजाय अगर आर लगा रहे हैं, आर, डू प्लस ING, आर डूइंग, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए व्हाट आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं रात्रि के भोजन में हम क्या खाने वाले हैं, डिनर में क्या खाने वाले हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, हैव को हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। हैव को हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है हैव अ कॉन्वर्सेशन, यानी बात करने के लिए भी हम हैव को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे यूजेस हैं इसके। और हैव को पोजेशन, हैव से पोजेशन को भी शो किया जा सकता है। दैट आई हैव अ पेन, दैट मीन्स मेरे पास एक पेन है ना, पोजेशन है। तो हैव के बहुत सारे यूजेस हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, डिनर की, कि हम क्या खाने वाले हैं। तो खाने के केस में भी हम हैव को यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो क्या हो जाएगा, क्या है यहाँ पे, देखिए क्या यानी व्हाट, ये हो जाएगा। हम यानी वी, तो क्या हो जाएगा, वी आ गया। अब वी प्लूरल होता है तो प्लूरल के लिए हम आर लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, व्हाट आर वी हैविंग फॉर डिनर, ये हो जाएगा। व्हाट आर वी हैविंग फॉर डिनर, ये। नेक्स्ट में आते हैं, अगर अगले हफ्ते तुम दिल्ली से गुजरो तो मिलने ज़रूर आना। अब ये कंडीशन हो गई कि अगर अगले हफ्ते तुम दिल्ली से गुजरो, तो क्या हो जाएगा, इफ़ यू आर पासिंग थ्रू दिल्ली नेक्स्ट वीक, इफ़ यू आर पासिंग थ्रू दिल्ली द नेक्स्ट वीक, क्या हो जाएगा, तो मिलने ज़रूर आना। अच्छा, मिलने आने की, या ऐसे बोलते हैं ना, आओ कभी मिलने, है ना, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, डू ड्रॉप बाय। ड्रॉप बाय होता है मीन्स टू विजिट समबडी, उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं ड्रॉप बाय। ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। तो मिलने ज़रूर आना जोर दिया गया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, डू ड्रॉप बाय, कि मिलने ज़रूर आ जाना। तो इसको ध्यान रखना, ड्रॉप बाय का मीनिंग होता है विजिट, ये आप लिख लेना फ्रेजल वर्ब में। नेक्स्ट है, मेरा बड़ा भाई मुझे अपनी बाइक दे देगा जब उसे अपनी नई वाली मिल जाएगी। अब देखिए, मेरा बड़ा भाई मुझे अपनी बाइक दे देगा कब, जब उसे अपनी वाली मिल जाए, जब उसे अपनी नई वाली मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए, माई ब्रदर इज गिविंग मी हिज बाइक, मतलब दे देगा, है ना, कब, व्हेन यानी जब, व्हेन ही गेट्स हिज न्यू वन, उसे अपनी नई वाली मिल जाएगी। अब यहाँ देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्यूचर को हमने सिंपल प्रेजेंट से भी दिखाया है और इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी शो किया है। ये दोनों एक साथ ही यूज़ हो रहे हैं। देखो, जब, व्हेन यानी इससे तो दोनों सेंटेंसेस को हमने कनेक्ट किया है। ये तो कनेक्टर का काम कर रहा है दो सेंटेंसेस में। फर्स्ट क्या है, मेरा बड़ा भाई मुझे अपनी बाइक दे देगा, है ना, यहाँ पे तो फ्यूचर की बात है, लेकिन हमने किसे शो किया है, इज गिविंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, माई ब्रदर इज गिविंग मी हिज बाइक। और दूसरा क्या था, जब उसे अपनी नई वाली बाइक मिल जाएगी, तो क्या है ये, ही गेट्स हिज न्यू वन, व्हेन ही गेट्स हिज न्यू वन। अब यहाँ पे क्या है, गेट और एस आ रहा है, यानी सिंपल प्रेजेंट। तो देख रहे हो, तभी मैंने आपको वो कंसेप्ट नहीं बताया था, रहा है, रही है। यहाँ आप देखो भाई, नहीं आ रहे, एक दो को छोड़ के नहीं आ रहे बाकियों में, रहा है, रही है। आपका वो वाला लॉजिक अगर आप लगाते हो, यहाँ पे फेल हो जाएगा। यानी अभी आप बड़े हो चुके हो, अभी वो चीज़ें काम नहीं देंगे आपको, तो आपको अलग से नए मेथड्स को सीखना पड़ेगा। तो अब देखिए, नेक्स्ट में आते हैं, अगले रविवार को हम पार्टी कर रहे हैं। तो अगले रविवार को यानी नेक्स्ट संडे, हम यानी वी, सो वी आर हैविंग अ पार्टी। अब देखो, हैव पार्टी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे ये नहीं बोलोगे वी आर डूइंग अ पार्टी, वो गलत हो जाएगा। वी आर मेकिंग अ पार्टी, वो भी गलत हो जाएगा। तो पार्टी के केस में तो आप हैव ही यूज़ कर सकते हो, वी आर हैविंग अ पार्टी, ये हो सकता है। अच्छा, लेकिन ऐसे भी हो सकता है, अगर आप होस्ट कर रहे हो पार्टी को, यानी आप पार्टी दे रहे हो किसी को, कि आप अपने घर बुला रहे हो, तो आप ये भी बोल सकते हो आई एम होस्टिंग अ पार्टी,
या वी आर होस्टिंग अ पार्टी, या फिर अगर आप सारे मिल के एक जगह कहीं जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, वी आर हैविंग अ पार्टी। नेक्स्ट में आते हैं, हम सब आज चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं। तो हम सब, वी आर विजिटिंग जू टुडे। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो क्योंकि सब आ गया ना, तो आप यहाँ पे ऐड कर लेना, वी आर की बजाय आप ये लिख लेना यहाँ पे, वी ऑल आर विजिटिंग जू टुडे, वी ऑल आर विजिटिंग जू टुडे, ये हो जाएगा। मैं आपसे मिलने की आशा रखता हूँ, ये हम बोलते हैं ना, जैसे कोई भी इंटरव्यू हो गया, कोई फॉर्मल मीटिंग हो गई, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, कि मैं आपसे दोबारा मिलने की आशा रखता हूँ, ये कहते हैं। तो उसी को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वो क्या हो जाएगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ये हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये मत कर देना आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। अगर आपने ये किया है तो ये गलत है, अभी ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, बहुत बुरा इंप्रेशन जाएगा इससे। तो क्या बोल सकते हो, दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ING लगेगा यहाँ पे, टू मीटिंग यू। और आप यहाँ पे ना मीट की बजाय आप ये भी कर सकते हो, SEEING, सीइंग, वो भी सही है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। जैसे सीइंग का मीनिंग भी वही होता है, मिलना। इसका पर्टिकुलरली मीनिंग हो जाता है सी समबडी, टू सी समबडी मीन्स उससे मिलना जुलना, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा लेना। जैसे नॉर्मली फ्रेंड्स पूछते हैं ना, आर यू सीइंग एनीबडी नाउ अ डेज, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, क्या तुम किसी से मिल रही हो आजकल में, क्या हो जाता है, आर यू सीइंग एनीवन नाउ अ डेज, तो वही वाला सीइंग है ये, दैट मीन्स आर यू मीटिंग समवन नाउ अ डेज, आर यू डेटिंग समवन नाउ अ डेज, तो वही हो गया ये। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए फोर्थ एप्लीकेशन क्या है इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। फॉर टेम्पररी सिचुएशंस वी यूज़ कंटिन्यूअस BV1 ING टेंस, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसे हम पढ़ चुके हैं प्रीवियसली। वी हैव यूज्ड सिंपल प्रेजेंट फॉर परमानेंट सिचुएशंस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। व्हेन इट कम्स टू डिफाइन अ परमानेंट सिचुएशन वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट व्हेन इट कम्स टू डिफाइन अ टेम्पररी सिचुएशन देन वी ऑलवेज यूज वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे देखिए परमानेंट सिचुएशन है, माई पेरेंट्स लिव इन चंडीगढ़, कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो चंडीगढ़ में रहते हैं, वो परमानेंट है सिचुएशन, हमेशा से है वो। लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ दैट आई एम लिविंग विद माई फ्रेंड्स या आई एम लिविंग विद सम फ्रेंड्स अंटिल आई फाइंड अ न्यू प्लेस ऑफ माई ओन, तो वहाँ पे क्या है कि अभी कुछ टाइम के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ में रह रही हूँ, दैट मीन्स दैट इज़ अ टेम्पररी सिचुएशन। तो नेक्स्ट में आते हैं, देखिए द टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी, यानी ये जो मंदिर है यहाँ पे कि ये बहुत टाइम से यहाँ है, वो परमानेंट है, ऐसे नहीं है कि वो आज यहाँ है कल कहीं और चला जाएगा, है ना, परमानेंट है वो। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ था, स्टैंड्स, स्टैंड प्लस S। लेकिन अगर हम टेम्पररीली बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ की या किसी पर्सन की, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ MR प्लस ING, यानी कंटिन्यूस फॉर्म। जैसे ही इज स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री, कि वो उस ट्री की शेड में यानी छाया में वहाँ खड़ा है। नेक्स्ट में आते हैं, he is working in a cafe until he finds a job in his field। अब यहाँ पे again this is a temporary situation कि वो अभी काम कर रहा है कैफ़े में, he is working in a cafe, कब तक, until यानी जब तक, he finds a job in his field, जब तक कि उसे उसी के फील्ड में कोई जॉब नहीं मिल जाती, सिर्फ तब तक वो वहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए जब तक उसे अपने फील्ड की जॉब नहीं मिल जाती, यहाँ पे until he finds a job in his field, ये हो गया। नेक्स्ट में आइए, अब देखिए my car is at mechanic so I'm driving my husband's car, यानी जो मेरी कार है वो तो अभी मैकेनिक के पास में है, तो टेम्प्रेरी बेसिस पे मैं क्या कर रही हूँ, अपने हस्बैंड की कार को ड्राइव कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो आई एम ड्राइविंग माई हस्बैंड्स कार, ये हो जाएगा। माई कार इज़ एट मैकेनिक सो आई एम ड्राइविंग माई हस्बैंड्स कार, क्योंकि वो टेम्प्रेरी सिचुएशन को शो कर रहा है वहाँ पे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। आगे चलते हैं। अब देखिए, टू शो समथिंग दैट हैपन्स अगेन एंड अगेन, कि ऐसी चीज़ को शो करना कि जो बार बार हो रही हो, जो रिपीटेडली हो रही हो,
तो उसे भी हम किससे शो करते हैं, कंटिन्यूअस से। जैसे चेरापूंजी में बारिश होती रहती है, वहाँ पे आपको इस टाइप का मिलेगा, मीन्स ये तो होता ही रहता है, वहाँ के लिए नॉर्मल है ये, मीन्स रिपीटेडली होता है वो, तो ऐसे केस में यूज़ करते हैं। तो अभी जल्दी से इन्हें एक बार आप ट्रांसलेट करिए, फिर मैं आपको करवाती हूँ इन्हें। भतीजा, इसको हम बोलते हैं नेफ्यू, नेफ्यू। और जो भतीजी, जो फीमेल इसका काउंटर पार्ट है, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं नीस। इसको नाइस नहीं बोलेंगे, इट्स नीस, ये हो जाएगा। शिकायत का आपको पता है कंप्लेन। चलिए अब आप कर लोगे। अच्छा ये सफ़र, ये जो सफ़र है ये इंग्लिश वाला सफ़र नहीं है, SUFFER, वो वाला सफ़र नहीं है, ये सफ़र है यानी जर्नी की बात हो रही है, ट्रैवल की बात हो रही है यहाँ पे। आप जल्दी से वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और करिए। आई होप आपने सारे कर लिए होंगे एग्जाम्पल्स। चलिए ट्रांसलेशन पे आते हैं इनके। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल इज चेरापूंजी में बारिश होती रहती है, दैट मीन्स रिपीटेडली हो रही है वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलवेज, तो मीन्स रेगुलरली, रेगुलरिटी को शो करता है ये वर्ड ऑलवेज, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑलवेज रेनिंग इन चेरापूंजी, इट इज़ ऑलवेज रेनिंग। देखो इट से स्टार्ट किया है हमने, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्सन की, किसी लिविंग बीइंग की बात नहीं हो रही थी, और जहाँ पे किसी लिविंग बीइंग की बात नहीं हो रही वहाँ पे हम इट से इंट्रोड्यूस करते हैं हमारा सेंटेंस, तो ये हो जाएगा इट्स ऑलवेज रेनिंग इन चेरापूंजी। नेक्स्ट में आते हैं, मेरे चाचा चाची हमेशा बहस करते हैं। अब यहाँ पे बहस करना यानी आर्ग्यू करना, तो ये हो जाएगा माई अंकल एंड आंट आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, ये हो गया। आर और आर्ग्यूइंग है ना, इज एम आर आई एन जी, ये हो गया। और ये देखिए ऑलवेज ये बीच में क्यों आया, मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट के केस में बताया था कि ये जो वर्ड्स हैं ना आपके ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, ये सारे वर्ड्स क्या है कि ये हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के ना बीच में रहते हैं वो सारे वर्ड्स, वो एक टाइप से सैंडविच बना के रहते हैं वो बीच में। तो और अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो ऑब्वियसली उसके बाद में आएंगे, यही पोजीशन है, और मेन वर्ब दे रखी है तो ऑब्वियसली उसके पहले आ जाएंगे, अगर दोनों दे रखे हैं तो दोनों के बीच में रहेंगे। इसी वजह से यहाँ पे देखिए आर इज़ अ हेल्पिंग वर्ब एंड आर्ग्यूइंग इज़ आर मेन वर्ब एंड ऑलवेज इट इज़ प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ बोथ ऑफ दैम। तो अब नेक्स्ट में आते हैं, मेरा भतीजा जो कि 3 साल का है हमेशा हंसता रहता है, मीन्स बहुत हंसमुख है वो, तो क्या हो जाएगा, माई नेफ्यू हु इज़ 3 year old इज़ ऑलवेज लाफिंग, कि वो हमेशा हंसता रहता है, इज़ ऑलवेज लाफिंग, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, मेरी दादी हमेशा शिकायत करती रहती है, शिकायत करना कंप्लेन, और हमेशा करती रहती है इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, तो क्या हो जाएगा, माई ग्रैंडमा इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, मैं आजकल बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ, सफ़र यानी ट्रैवल, तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट नाउ अ डेज, क्या था, आजकल बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, दैट मीन्स नाउ अ डेज, आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट नाउ अ डेज, ये हो जाएगा। तो चलिए अब मूव करते हैं आगे आज के हमारे वोकैबुलरी सेक्शन पे। वोकैबुलरी पे फिर से मैंने वैसे ही किया है जैसे प्रीवियस सेशन में किया था, यानी वेरी प्लस कोई ऑर्डिनरी सा वर्ड, और उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं एक फैंसी वर्ड में, एक एडवांस वोकैब वाले वर्ड में, वो देख लेते हैं। जैसे ये है वेरी परफेक्ट, परफेक्ट बहुत नॉर्मल वर्ड है, किसी भी चीज़ में हम बोल देते परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, तो लेकिन अगर वेरी परफेक्ट कहा तो हमारी वोकैब इम्प्रूव नहीं हुई, तो हम क्या बोल सकते हैं, वेरी परफेक्ट की बजाय फ्लॉलेस, फ्लॉलेस। जैसे एग्जाम्पल में आते हैं, द फिल्म इज़ फ्लॉलेस, यानी इतनी परफेक्ट कि उसमें कोई गलती है ही नहीं, द फिल्म इज़ फ्लॉलेस फ्रॉम अ सिनेमैटिक एंड डायरेक्टोरियल पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव होता है दृष्टिकोण, विद गॉर्जियस सीनरी एंड सेट्स, यानी बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी और सेट्स थे उसमें, तो क्या था, द फिल्म इज़ फ्लॉलेस, बहुत ही त्रुटिहीन थी, कोई गलती ही नहीं थी उसमें, फ्रॉम सिनेमैटिक हो चाहे डायरेक्टोरियल दृष्टिकोण हो, दोनों ही तरह से वो क्या थी कि फ्लॉलेस थी, ये हो जाएगा इसका मीनिंग। नेक्स्ट में आते हैं, वेरी पुअर, वेरी पुअर, अब इसके लिए हम क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट,
सेम मीनिंग होता है ये, मीन्स पुअर में जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वेरी पुअर तो हो जाएगा डेस्टिट्यूट। इसको ना शुद्ध हिंदी में इसके लिए एक और टर्म भी यूज़ की जाती है, जैसे अभागा, बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा ऐसा कि उसके पास चीज़ें नहीं हैं, तो वही हो गया है ना वेरी पुअर, ये हम बोल सकते हैं। तो देखिए, इफ़ यू डू नॉट सेव मनी व्हेन यू आर यंग, अगर तुम अपनी जवानी में मनी को सेव नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, यू मे बी डेस्टिट्यूट इन योर ओल्ड एज, यानी बुढ़ापे में क्या हो जाएगा, तुम मतलब तुम्हारे पास चीज़ें बचेंगी नहीं, तुम इतने गरीब हो जाओगे। तो अभी से सेविंग स्टार्ट करो। इफ़ यू डू नॉट सेव योर मनी व्हेन यू आर यंग, तो अभी से सेविंग करो। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, वेरी पावरफुल और इंटरेस्टिंग, दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कंपेलिंग। कंपेलिंग ये हम बोल सकते हैं, यानी बहुत ही या तो पावरफुल हो, मीन्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता हो, या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, कंपेलिंग। नेक्स्ट में आते हैं, आई वुड नीड अ वेरी कंपेलिंग रीज़न टू लीव माई जॉब। अब यहाँ पे भी वेरी लगा के हमने इसकी भी इंटेंसिटी बढ़ा दी है। वेरी कब लगाते हैं, कोई चीज़ है अगर उसकी मात्रा बढ़ानी है हमें, तो उसके लिए हम वेरी लगाते हैं, तो यहाँ पे भी कंपेलिंग में भी वेरी लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे, आई वुड नीड अ वेरी कंपेलिंग रीज़न टू लीव माई जॉब, यानी कि अपनी जॉब छोड़ने के लिए मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला रीज़न चाहिए होगा कोई, सो अ वेरी कंपेलिंग रीज़न, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं वेरी क्विक। क्विक यानी बहुत तेज़ी से, तो वेरी क्विक इसको हम किससे शो कर सकते हैं, रैपिड। रैपिड, देखिए, थैंक यू फॉर योर रैपिड रिस्पॉन्स टू माई क्वेश्चन, कि आपका धन्यवाद कि आपने जो मेरा जो क्वेश्चन था कि उसका इतना जल्दी रिस्पॉन्स दे दिया। नेक्स्ट है वेरी क्वाइट, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हश्ड, ये हम बोल सकते हैं। वेरी क्वाइट यानी हश्ड, यानी बिल्कुल शांत हो जाना। देखिए, देयर वॉज अ हश्ड साइलेंस व्हेन माई रिलेटिव्स आस्क्ड मी ऑफ माई जॉब, कि बिल्कुल वहाँ पे क्या हो गया था, एकदम से ऐसा हर्ष, बिल्कुल से चुप्पी हो गई थी वहाँ पे, पूरे एनवायरनमेंट में इतनी शांति हो गई थी जब मेरे रिलेटिव्स ने मुझसे मेरी जॉब के बारे में पूछा, ये हो गया था। नेक्स्ट में आते हैं वेरी रेनी। अब रेन से रिलेटेड तो हम पूरा कर चुके हैं, हमारा चार्ट हमने इतने सारी वो कैप की थी वहाँ पे, तो उनमें एक ये भी था पॉरिंग, इट्स पॉरिंग, तो इसको मैं अलग से यहाँ पे नहीं उठाऊंगी क्योंकि इसको हम कवर कर चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे अभी, तो इसका मैंने कोई भी एग्जाम्पल नहीं लिया अभी यहाँ पे। नेक्स्ट में आते हैं वेरी रिच। एक तो आप बोलो ही इज़ वेरी रिच, एक कहो ही इज़ वेल्दी, तो वेल्दी हो जाएगा इसका वेरी रिच का जो है सिनोनिम, यानी वेरी रिच के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वेल्दी। तो वेल्दी ये तो आप नॉर्मली भी वैसे बहुत यूज़ करते हो, है ना, डेली यूज़ वाली भाषा में, तो इस वजह से इसका भी मैंने कोई सेंटेंस नहीं लिया है यहाँ पे। एंड में आते हैं वेरी सैड, बहुत उदास, इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉरोफुल। तो इसका मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे देखते हैं। ऑन द वैलेंटाइंस डे he had a sorrowful look on his face as he knew that he was being cheated upon। क्या हुआ था कि वैलेंटाइंस डे पे he had a sorrowful look, कि उसका जो उसके फेस पे ना ऐसा लुक आ गया था कि वेरी सैड, मीन्स बहुत ही उदासीन भाव आ गए थे उसके चेहरे पे। एज ही न्यू, कि जब उसे पता चला दैट ही वॉज बीइंग चीटेड अपॉन, कि भाई उसे तो वो चीट करके चली गई, जब उसको ये पता चला तो उसका जो फेस है वो इतना, उस पर इतने सैड एक्सप्रेशंस आ गए, यानी इतने सॉरोफुल एक्सप्रेशंस आ गए थे। तो ये है इसका मीनिंग सेंटेंस का। अच्छा, यहाँ पे ना एक टर्म यूज़ हुई थी, एक क्वाइट। क्वाइट, एक बार इस पे आते हैं। देखिए, ये तो है, इसको तो हम प्रोनाउंस करते हैं क्वाइट। एक और ऐसी ही मिलती जुलती सी स्पेलिंग होती है, QUITE, क्वाइट, ये होता है क्वाइट, य की थोड़ी सी साउंड आती है इसमें, क्वाइट, लेकिन ये वाली जो होती है ना QUITE, क्वाइट, ये होती है क्वाइट, और इसका मीनिंग होता है पूरी तरह से,
क्वाइट का मीनिंग हो जाता है पूरी तरह से। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें ज़रूर पता होगा इसका, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। क्वाइट मीन्स बच्चों को क्या लगता है, क्वाइट का मीनिंग मीन्स आधा अधूरा, थोड़ा बहुत नहीं होता। क्वाइट का मीनिंग होता है पूरी तरह से, कम्प्लीटली। अगर मैं ये कहूँ दैट आई एम क्वाइट वेल मीन्स मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, ये होता है इसका मीनिंग। और इसी तरह से इन्हीं से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है क्विट। क्विट यानी छोड़ देना या हार मान लेना, ये भी होता है एक। तो ये तीनों जो टर्म्स हैं ना, आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो आज का एंड पार्ट देखते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है सेशन का, यानी आपका टास्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क क्या रहेगा। देखिए, कन्वर्ट ऑल द सेंटेंसेस यूज्ड इन टुडेज सेशन। अगेन सेम है ये, इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव भी कौन से, हेल्पिंग वर्ब वाले भी और क्वेश्चन वर्ड वाले भी, दोनों तरह के आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, इंट्रोगेटिव और थर्ड टाइप हो जाएगा हमारा नेगेटिव। इस स्लाइड में, इस पूरे सेशन में जितने भी एग्जाम्पल्स यूज़ हुए हैं उन सभी को आप ट्रांसलेट कर दोगे इनमें, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। ये आपका होमवर्क है। और अपना ये टास्क करने के बाद में आप मुझे यहाँ सबमिट करवा सकते हो। ये है मेरा इंस्टा हैंडल। सो गाइज, दिस वॉज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। So be safe, stay blessed and keep practicing. Thank you.